तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक का। जी हाँ बच्चों, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव, जिसका कोड है बच्चों 002। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है, कल आपका जो है सो कि हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। कल है आपका 2 मई, ठीक है, 2022 है कल आपका। और कल आपका जो है सो कि हिंदी सब्जेक्ट का आपको ये पता ही होगा, और आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ। तो आपका कल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर करवाए हैं, उन्हीं में से ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि कल आपका जो पेपर होने वाला है, एक तरह से मान लीजिए ये कल का पेपर है आपका ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसी फॉर्मेट में आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो आएगा। और मैं पूरी संभावना ये व्यक्त कर रहा हूँ कि जितने भी पेपर करवाए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, ये जो हमारा पेपर है ये प्रैक्टिस पेपर 9 है हमारा, ठीक है। इससे पहले मैंने 8 आपका प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है, कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर्स करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन पेपरों को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जिन बच्चों के पास हिंदी कोर है उनके लिए 2 मैंने प्रैक्टिस पेपर करवा दिए हैं, ठीक है। तो वो भी जा करके देख सकते हैं, चैनल पे सारी चीज़ें जो है वो लाइव है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक सभी को। पेपर थोड़ा देख लेते हैं, आज का ये आखिरी पेपर है, ठीक है। फिर आपका डायरेक्ट जो बोर्ड का पेपर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हिंदी ऐच्छिक होता है, कोड यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो होने वाले हैं वो 40 होने वाले हैं आपके, यानी 40 नंबर का आपका पेपर आएगा। उसके बाद चलें तो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा आपका कुछ इसी तरह का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका सीरीज लिखा हुआ होगा, सेट लिखा हुआ होगा, ये सेट 2 है पेपर का। और यहाँ पर आपका कोड लिखा हुआ होगा, कुछ बेसिक बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई होंगी। यहाँ पर रोल नंबर के लिए इस तरह से चीजें बनी हुई होंगी। नीचे आए तो नीचे नोट करके बातें लिखी हुई होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जांच कर ले कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 13 प्रिंटेड पेज है, यानी कि खाली पेज को छोड़ के 13 पेज जो है प्रिंट हुए हैं। उसके बाद बोला है कि ये जो पेपर है इसके अंदर 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन 9 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। यहाँ पर और बताया गया कुछ बातें कि आपको जो पेपर ये मिल जाएगा, ये 10:15 पे सुबह मिल जाएगा। और 10:30 से आपको अपना पेपर करना है। 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा आपको, ये टाइम मिलेगा, आपको अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अच्छे से पढ़ना है आपको पेपर, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़े और आगे देखेंगे कि हमें सामान्य निर्देश देखने को मिल जाएगा इस पेपर का। सामान्य निर्देश में ही बताया गया है कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका आपको सावधानी से पालन करना है। इस पेपर में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपको लिख करके उत्तर देना है, ठीक है। ये जो प्रश्न पत्र है इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। और ये पेपर 2 खंडों में विभाजित है, यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। इस प्रश्न में ये जो प्रश्न पत्र है इसमें प्रश्नों के अंदर अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि आपको ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। तो आप अभी दिखाऊंगा मैं आपको, काफी बहुत ऑप्शंस देखने को मिला है आपकी, तो बल्ले बल्ले इस बार मान के चलिए। तो जो भी है क्वेश्चन उनका निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग बढ़ चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप सेक्शन ए। ये जो खंड क है आपका, ये कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, इस पेपर का पहला क्वेश्चन है कि 3 शीर्षक आपको दिया गया है, 3 में से कोई एक शीर्षक पकड़ना है, ठीक है, चयन करना है, आपको सिलेक्ट करना है और 150 शब्दों में क्या करना है, रचनात्मक लेख लिखना है उस पर। तो 3 शीर्षक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया, दूसरा है किताबों का महत्व, तीसरा है शिक्षा का महत्व, ठीक है। तो 3 में से एक ले लिया है मैंने आपके लिए, लिया है किताबों का महत्व, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने रचनात्मक लेख लिखा है आपके लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से रचनात्मक लेख लिख सकते हैं, काइंड ऑफ एक निबंध टाइप का ही होता है कि किताबें हमेशा से ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मित्रता पुस्तकों से हो जाती है ना, उसको अन्य किसी अन्य मतलब और किसी से भी कह सकते हैं आप मित्रता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा, तो लाइव जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर आप आंसर्स देते चलिएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पत्र देखेंगे, देन जब क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन आएगा उसके अंदर आप जो है लाइव आंसर देते चलिएगा,
ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं सोचूंगा कि मेरा दिया हुआ पेपर आपके हेल्प कर रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। तो देखता हूँ इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं कल तक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि किताबें जो होती है ना वो सर्वश्रेष्ठ होती है उनकी। जब आप किसी से मित्रता करते हैं ना तो आपका और उसका एक अच्छा संबंध बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि अन्य किसी से आपको मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप किताबों से मित्रता कर लेते हैं तो। और सर्वश्रेष्ठ उनकी पसंदीदा बुक ही हो जाती है। अगर कोई किताब से अगर फ्रेंडशिप कर लेता है ना तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, किताब ही हो जाता है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होने के साथ साथ जीवन में जो है सो कि दर्शन, जो जीवन दर्शन होता है जो उसको समझने में भी बहुत अहम योगदान निभाती हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के विकास में पुस्तकें एक अहम भूमिका निभाती है। कोई भी व्यक्ति अपना विकास करता है ना जीवन में तो पुस्तक बहुत अहम रोल अदा करता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अ, आप देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, दुनिया के सबसे रिच आदमी जैसे कि आपका जेफ बेजोस, बिल गेट्स जो है, ठीक है, ये सब किताबें पढ़ते हैं। मार्क जुगरबर्ग, ये सभी किताबें पढ़ते हैं। तो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद नीचे चले तो नीचे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गांधी जी ने भी कहा था कि पुराने वस्त्र पहनो और नई किताबें पढ़ो। पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति जीवन की प्रत्येक कठिनाई तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सकारात्मक जो सकारात्मकता होती है उसकी ओर ले जाता है। स्वयं का मार्गदर्शन कर जीवन को नई दशा और दिशा जो है प्रदान करता है। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई पुराना कपड़ा पहन लो लेकिन जो आपका किताब है ना वो नया पढ़ो, ठीक है। अगर आप किताब अच्छा पढ़ोगे ना तो आपके जीवन का जो मार्गदर्शन है ना वो अच्छा होगा और आपको जो जीवन के मार्गदर्शन में ये दिशा कह सकते हैं दशा और दिशा प्रोवाइड करवाएगा, किताबें ही। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, हमें चाहे इतिहास को जानना हो या भविष्य के बारे में समझना हो, पुस्तकें इन सभी कार्यों में जो है सो कि हमारी बहुत सहायता करती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो कुछ इस तरह से और भी आपके लिए लिखा है मैंने कि आज बेशक इंटरनेट का जमाना हो लेकिन किताबें आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दुनिया में बहुत से लोग किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं और किताबें जो हैं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, यानी अभिन्न अंग भी है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको बार बार ही बताता हूँ, जो रचनात्मक लेख आएगा आपका ये आएगा टोटल 5 अंक का। कितने अंक का आएगा बच्चों? 5 अंक बोले तो 5 नंबर का आपका ये रचनात्मक लेख आएगा, ध्यान रखिएगा। 150 शब्दों की जो सीमा है ना उसको ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। मैंने 150 शब्दों का सीमा ध्यान में रखते हुए लिखा है, थोड़ा और बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बच्चों पत्र। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा होगा ये पत्र वाला होगा। इसमें एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको इसमें अथवा देखने को मिलेगा। तो पत्र में देखिए किस तरह से पूछा है कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाई का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये जो पत्र है ये संपादक वाला पत्र है। अथवा में आपको एक और पत्र दे रखा है, देखिए, गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक तो संपादक का पत्र आ सकता है आपका और एक आएगा आपका जैसे कि रिक्वेस्ट करने के लिए पत्र। जैसे नीचे वाला है ना कि कुछ दिनों से आपके यहाँ पर जो है सो कि क्राइम बढ़ गया है तो उसको रोकथाम करने के लिए आपको थाना के जो अध्यक्ष है उनको पत्र लिखना है। तो मैंने जो आपका ये संपादक वाला पत्र है ये काफी करवाया, बहुत बार ये संपादक वाला पत्र करवा दिया है। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों आपका ये वाला जो है ना, ये वाला भी हालांकि करवा रखा है इस टाइप में, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं, जो अनुरोध करते हैं ना तो आप कैसे अनुरोध वाला पत्र लिख सकते हैं, एक तरह से आवेदन टाइप में। आवेदन तो अलग हो गया, ये अनुरोध वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा, सीबीएसई ने यही दिया। कई बच्चे कंफ्यूज है कि सेवा में लिखे या प्रति लिखे, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि सेवा में लिखना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट उठाया है मैंने आपका सपोर्टिंग मटेरियल से उठाया है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001, इस तरह से यहाँ पे एड्रेस हो गया उसका। उसके बाद एक विषय लिखना है। विषय आपको यहाँ पर लिखना है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का जमाना है तो आजकल स्पेस नहीं होता है, ठीक है। लेटर में सारी चीजें यहीं पर चलती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए लिखना है इस तरह से, विषय लिख सकते हैं आप कि बढ़ते
अपराधों की रोकथाम हेतु पत्र। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप श्रीमान महोदय जो भी लिखना चाहे वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद हमारा पत्र शुरू हो जाता है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपके थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो गोल मार्केट है क्षेत्र में निरंतर बढ़ते जा रहे अपराध की ओर आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले एक सप्ताह से निरंतर लूटपाट छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पूर्व यानी 2 दिन पहले ही रात के समय क्या हुआ, 2 मोटरसाइकिल सवार ने क्या किया, श्रीमती रेखा के गले से सोने की जो जंजीर थी यानी कि जो चेन थी वो छीन ली। आज सुबह ही एक व्यक्ति से रुपयों से भरा जो बैग था वो छीन लिया गया। उसके बाद है, इससे पूर्व मंदिर मार्ग पर स्थित सरकारी आवासों के एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो गई। लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं हैं वो तो प्रतिदिन की कहानी बन चुकी है। आप कर क्या रहे हैं भाई, मंदिर मार्ग पर स्थित एक विद्यालय की जो छात्रा है उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस तरह से आप 20 का कंटेंट लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रवासी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों से आतंकित है। ठीक है, क्या आप इन अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे, और यहाँ पर जब ये पत्र एंड किया तो क्वेश्चन मार्क पे किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे सहधन्यवाद भवदीय, जो भी आपका नाम है या उसमें नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन लिख सकते हैं एड्रेस के नाम पे। तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर जयप्रकाश, यहाँ एड्रेस के नाम पे ये B25 मंदिर मार्ग लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर एड्रेस जो है दिया हुआ था नई दिल्ली, दिनांक जो है 2 मई 2022 लिख दिया, कल आपका पेपर है इसलिए। ठीक है, आप कोई सा भी डेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पत्र करना था। पत्र भी जो आपका आता है बच्चों ये भी ध्यान रख लीजिए, पत्र भी आपका आएगा टोटल 5 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने हैं। 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट बता रखी है यहाँ पर। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है क कि खोजी रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, क्या होती है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है एवं पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स रुकने नहीं चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कई बार करवा रखे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो लाइव अभी ये प्रीमियर हो रहा है वीडियो, एक तरह से लाइव टाइप में कह सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ किसकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, आपके जो आंसर है वो बताते चलिए, शॉर्ट में ही आंसर बताइए लेकिन बताइए। तो देखिए, खोजी रिपोर्ट क्या होता है। खोजी रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य यानी फैक्ट, सूचना यानी इंफॉर्मेशन सामने लाया जाता है जिन्हें पहले दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया हो। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो प्राय सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियां, इन सबको उजागर करने के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार वगैरह को उजागर करना है तो खोजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होगा कि भाई इन्वेस्टिगेट करो कि ये भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, सारे फैक्ट्स को सामने लाया जाता है, एकदम डिटेल में स्टडी किया जाता है। उसके बाद अगला इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, पत्रकार देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। पूर्णकालिक जो पत्रकार होता है वो फुल टाइम के लिए जॉब करता है किसी एजेंसी में, जैसे नवभारत टाइम्स में एक पत्रकार जॉब कर रहा है। ठीक है, तो फुल टाइम के लिए वहां पर है। अंशकालिक होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 6 महीने 1 साल के लिए काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो पत्रकार काम करता है। फ्रीलांसर वो फ्री होता है, अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, यानी कि स्वतंत्र आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, तो ध्यान से समझिए। फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, पात्रों की मौजूदगी जरूरी होनी चाहिए, यानी जो भी पात्र है उनकी मौजूदगी जरूरी है। प्रस्तुति ऐसी हो कि पाठक महसूस करे कि वह खुद देख और सुन सकता है, यानी कि ऐसी चीजों को पेश करना चाहिए कि जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो खुद ही सोचे कि मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। फीचर की थीम जो है सूचनाओं, तथ्यों और विचारों से गुथी हुई होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से और चीजें देख सकते हैं आप कि फीचर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, खोज परक, साक्षात्कार, जीवन शैली, व्यक्ति परक, यात्रा फीचर इत्यादि। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कहानी का कथानक भी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि देखिए, कहानी का केंद्र बिंदु उसका कथानक होता है। ठीक है, कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है ना,
जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा और आगे आएंगे तो बताया गया है कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन जो है ना वो 10 से 12 पृष्ठों की है, यानी 10 से 12 पेज की है, और इसका कथानक अगर हम लिखेंगे तो 10 से 12 पंक्तियों में लिखेंगे, पंक्तियां मतलब लाइनों में लिख देंगे इसको हम लोग। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक प्लॉट कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। एक तरह से ना कथानक जो होता है ना वो इंट्रो होता है किसी भी कहानी का। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है और अभी भी मैंने आपको समझा दिया कि कथानक जो होता है वो एक काइंड ऑफ इंट्रो होता है, एक तरह से नक्शा होता है कि कहानी में होने क्या वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है एवं फीचर जो है के साथ क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है वैसे। ठीक है, तो देखिए पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा होनी चाहिए, तो पत्रकारीय लेखन में अलंकारित, ठीक है, सांस्कृतिनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोली चाली की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही जो है सो कि अखबारों में सीधी सरल साफ सुथरी जो है लेकिन प्रभावी भाषा इस्तेमाल जो है सो इसके इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज का अगर आपसे भाषा शैली पूछे तो मैं आपको रामबाण उपाय बताता हूँ, आप लिख दीजिएगा सरल सहज, इस तरह से भाषा शैली होनी चाहिए, आम बोली चाली की भाषा होनी चाहिए जिससे कि जो है सो कि सभी उसको पढ़ सके, चाहे रेडियो की भाषा हो, समाचार पत्र की भाषा हो, टेलीविजन में जो समाचार प्रसारित होते हैं उनकी भाषा हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में पूछा था कि फीचर के साथ क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए फीचर के साथ क्या क्या होना जरूरी है। फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों चौथे प्रश्न पे। इसमें बोला है निम्नलिखित जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, अखबार और पत्रिका जो है उसके लेखक और पत्रकारों को किन किन बातों को याद रखना चाहिए। तो 50 शब्दों में बोला है, हालांकि ये कम शब्दों में, थोड़ा और बढ़ा करके आप इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए, अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल है। यानी कि ऐसे अगर कोई मान लीजिए अखबार आता है तो वो अखबार केवल अमीर व्यक्ति नहीं पढ़ता, गरीब व्यक्ति, मजदूर से मजदूर व्यक्ति जो होता है ना, गरीब से गरीब व्यक्ति सभी पढ़ते हैं। तो एक अनपढ़ जो होगा ना वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेगा, या थोड़ी बहुत अक्षरों का ज्ञान जो होगा ना वो भी अखबार पढ़ने का प्रयास करेगा। तो उसको ऐसा सोचना है कि मैं ऐसे समुदाय के लिए लिख रहा हूँ, पत्रकार को जो अखबारों में आता है, कि सभी उसको पढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर समझिए बच्चों, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों जो के पत्र होते हैं ना वो प्रकाशित होते हैं। यानी कि जो संपादक के नाम पे जो पत्र जाता है ना, वो जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें कहाँ संपादक का जो है सो कि नाम का पत्र जो है वो प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अखबार के संपादकीय पृष्ठ जो होता है, संपादक का एक अलग से पेज होता है, उसके अंदर जो उसकी शुरुआत में ही ये जो पत्र है ये छप जाता है। सभी अखबारों में, यहाँ पर देखिए, सभी अखबारों में एक स्थायी स्तंभ होता है, यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। ठीक है, और इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं, यानी जनता की जो समस्याएं हैं उनको भी उठाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी में ख में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए एवं किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है। ठीक है, तो समझते हैं नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए। तो नाटककार को घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, उन्हें उचित क्रम में रखना, प्रारंभ से अंत तक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कला अवश्य आनी चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है। तो देखिए, जिस नाटक में असंतुष्टि,
छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक गुण होते हैं, जितने अधिक होंगे ना वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि डेस्क से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए, डेस्क जो होता है ना, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। ठीक है, नीचे यानी अलग से एक जगह होता है, सेपरेट जगह। ठीक है, तो इस तरह से आप डेस्क लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर, जिसके अंदर आपका पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं। देखिए, खंड ख का पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पांचवे का क पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य जो है ना वो हमें बताना है। तो पंक्ति क्या है ये ध्यान से समझिए। जन्म अवधि हम, ठीक है, पथ परस न गेल। तो इसका अंदर का जो काव्य सौंदर्य है वो हमें स्पष्ट करना है। तो ध्यान से समझिए इसका भाव सौंदर्य कि विद्यापति नायिका के माध्यम से, ठीक है, हीरोइन के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं, यह बताना चाहते हैं कि सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती। ठीक है, नायिका उसे बताती है कि वह जन्म जन्मांतर से अपने प्रेमी को निहारती चली रही है। ठीक है, और परंतु अभी तक उसके नेत्रों को उससे देखने की इच्छा है। वह अपने प्रियतम के मीठे बोल को सुनती आ रही है, लेकिन फिर भी उसके लिए नवीन है, मतलब फिर भी वह उसके लिए नवीन है यानी नया है। यानी जो उसका प्रेमी है उसके कह सकते हैं जो आवाज है वो सुनती आ रही है, लेकिन वो आवाज अभी भी उसके लिए नया है। हालांकि वो रोजाना सुनती है एक तरह से, लेकिन अभी भी वो आवाज उसके लिए नया है। अर्थात वह कहना चाहती है कि सच्चे प्रेम में मिलन के बाद भी अतृप्ति बनी रहती है। ठीक है, मिलन के बाद भी एक तरह से जो दूरियां हैं, इस तरह से चीजें हैं वो बनी रहती है। अब इसके अंदर क्या है, रस जो है हमारा श्रृंगार रस है, गुण जो है माधुर्य। इसी तरह से लिखना है, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको रस वगैरह सारा चीज एक्सप्लेन करते चलना है। शिल्प सौंदर्य भी आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे छंद कविता जो है तुकांत है हमारा, भाषा जो है मैथिली है हमारी। ठीक है, श्रवण ही सुनल, श्रुति व पथ परस में अनुप्रास अलंकार है। शैली जो है चित्रात्मक और बिंबात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर पांचवे के ख के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आशय स्पष्ट करना है। दो पंक्तियां दे दी है, दो लाइनें। इनको देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भेल, तेहो मधुर बोल श्रवनिहि, सुनल सुति पथ परस न गेल। ठीक है, तो इसका आशय स्पष्ट करना है बच्चों हमें। तो देखिए क्या है इसका आशय। इन पंक्तियों में विद्यापति जी जो है वो प्रेम में अतृप्तता के बारे में बताते हैं। सखी द्वारा प्रेम का अनुभव पूछने पर नायिका सखी को बताती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती चली आ रही हूँ, परंतु अभी भी मेरे नेत्र जो है वो तृप्त नहीं हुए हैं। प्रियतम के मधुर बोल जो है मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कभी सुना ही नहीं हो। ठीक है, रूप और वाणी की चीर नवीनता मुझे अतृप्त बनाए रखती है। निष्कर्ष यह है ना कि सच्चे प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि सच्चा प्रेम कभी एकदम 100% जो है आप उससे मेल नहीं हो सकते। हमेशा उसके लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहेगी, आपका प्रियतम जो होगा। इसी प्रकार से इसी के अंदर एक ग में भी क्वेश्चन है कि सेह पीड़ित अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होए से कवि का क्या आशय है। तो आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय देखिए, कवि का आशय है ना कि प्रेम स्थिर नहीं है भाई, और यह अनुभव की चीज है। प्रेम जो है अनुभव, यानी इसको फील किया जा सकता है। ठीक है, वर्णन का चीज नहीं है कि इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम में प्रतिपल नवीनता आती रहती है, यानी हर पल नयापन आता रहता है। अर्थात प्रेम जो है प्रतिपल और मजबूत होता रहता है। हर टाइम के साथ वो मजबूत होता रहता है और गहरा नवीन, यानी कि और ज्यादा गहराता जाता है, नया होता रहता है। अंततः इसका वर्णन संभव नहीं है, इसे तो केवल महसूस कर सकते हैं। इसका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो छठे का जो क है वो देखिए क्या पूछ रहा है
कि कवि ने सावन मास में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, कवि ने सावन मास में विरहनी नायिका के हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है, कि जो उसकी दिल की पीड़ा है, दिल का दर्द है, उसके बारे में बताया है। वह जो है प्रियतम के बिना पूरे भवन में अपने अकेलेपन की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है, यानी कि उसका जो प्रियतम है उसके बिना वो पूरा जो उसका घर है, भवन है, उसमें अकेलापन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वह मानती है कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अन्य व्यक्ति का दुख नहीं समझ सकता, यानी कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में मेरा दुख कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का दुख नहीं समझ सकता। उसका मन भी उसके पास नहीं है, क्योंकि वह भी हर समय प्रिय के ध्यान में लगा रहता है। उसका जो मन है ना, वो भी उसका जो प्रिय है उसके ध्यान में लगा रहता है। उस हृदय वियोग के इस असहनीय दुख से पीड़ित है, यानी कि ये जो है उस हृदय का इस दुख से पीड़ित है, कि वो जो वियोग है, दूर रहती है ना, उस वियोग से पीड़ित है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ख में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली चीजें भी दुख देने लगती है। गीतावली में संकलित पदों के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैंने आपको कई बार करवा रखा है कि गीतावली के अनुसार इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए राम के बारे में कि अपने पुत्र राम से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको भी देख कर ना वो भावुक होती है। ठीक है, यहाँ माता कौशल्या की बात की गई है। तो देखिए क्या है कि सुख के टाइम तो सब कुछ सही है, लेकिन दुख के टाइम अगर कोई आपसे दूर रहता है, वियोगावस्था में दूर रहने पे क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है सुख देने वाली चीजें, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं ना, तो उनसे जुड़ी जो यादें हैं वो याद आने लगता है, उस व्यक्ति को याद आने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 7वें प्रश्न के अंदर। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 7वें का क है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इससे चुनने के लिए अपने तर्क आपको देने हैं। ठीक है, तो देखिए जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है, यानी कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उसके बाद है जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया है, जो अमझर गांव है उसका जो पर्यावरण विनाश हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर है ये। जो छात्र छात्राएं हैं वो जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पे, ठीक है, क्या वे दिन लौट आएंगे और पुरानी वापसी, इस तरह की आप टाइटल को चूज कर सकते हैं और तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देने पे, यानी फैक्ट के साथ बताना कि आप ये टाइटल क्यों ले रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसी के बाद इसी के अंदर ख में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि रहित चकी चिलखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र के समान हो जाती है, ना तो वो हिल पाती है ना डुल पाती है। जब भी उनकी याद आती है तो वे जब वो राम वनवास चले गए तो उस टाइम पे भी वो दुख में थी, तो इस टाइम पे वो एक चित्र की भांति खड़ी रह जाती है। ठीक है, तो वो जब भी उनको इस तरह का चीज होता है ना, तो वो हिल डुल नहीं पाती है, एक फोटो के समान जो है ना वो बन जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करा रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ग में कि 7वें का ग है कि विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी में लू से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों को बताइए। तो देखिए गर्मी जो है और लू से बचने के लिए जो है सो कि गर्मी और लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धोती या कमीज में प्याज की गांठ बांध लेनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर पन्ना या शरबत बनाकर जो है पी सकते हैं। इससे कभी भी मतलब इससे सिर वीर धो सकते हैं, तो आपको लू नहीं लगेगी। उसके बाद हम लोग आ गए हैं बच्चों 8वें प्रश्न में। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो समझिए बच्चों, इसमें पूछा है दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए पारो की मनोदशा क्या थी, पारो की मनोदशा भी संभव से भिन्न नहीं थी, यानी संभव भी प्रेम करने लगा था, पारो भी। ठीक है, वह स्वयं भी उससे आकर्षण में बंध चुकी थी, एक तरह से अट्रैक्ट हो चुकी थी संभव नाम के लड़के की ओर। युवा मन, यानी कि जो उसका यंग कह सकते हैं टाइम था ना, यंग टाइम पे जो उसका मन था ना, वो निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था, यानी कि वो एक झलक देखना चाहती थी संभव की। मनसा देवी पर जो मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया। जो मनसा देवी पर उन्होंने गांठ बांधी, यानी कि पारो ने जो गांठ बांधी थी, तो वो संभव से मिलने के उसमें आया कि भाई जो उसकी जो
परिणाम था, मतलब मनोकामना थी, वो एक तरह से पूरी हो गई। वो आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। सफेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया। सफेद साड़ी में थी तो उसका जो चेहरा था वो लाज शर्म के मारे गुलाबी हो गया, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया, और मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक जो है दृढ़ और स्थायी हो गया। ठीक है, तो दोनों के लिए सारी चीजें पॉजिटिव रही। ठीक है, मनोकामना भी पूरी हो गई और उसके प्रति जो प्रेम था वो भी सही और ज्यादा जो है सो कह सकते हैं स्थायी हो गया, मजबूत हो गया। तो इस तरह से 8वें का क का उत्तर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग आ गए हैं 8वें के ख में कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर जो है आपको बताना है। तो औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ में लेखक ने इस बात की पूरी तरह से स्पष्ट किया, मतलब ये जो बात है ना उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिकीकरण जो है ना उससे क्या हो रहा है, लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ठीक है, उनके परिवेश को नष्ट किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ता चला जा रहा है। नए उद्योगों की स्थापना मतलब स्थापित होने से उनसे निकलने वाला जो कचरा और अन्य पदार्थ है ना, इसके कारण क्या पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि खतरा जो है ये और उत्पन्न होता चला जा रहा है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न में। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, तो 9वें का क है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार करवाया है। देखिए, बत्तख माँ भी जो होती है ना अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, उसकी रक्षा के लिए हर चीज करती है। अंडों को क्या करती है, अपने पंखों से ढक कर रखती है ताकि दुनिया की नजर उस पर ना लगे, और हर प्रकार के खतरे जो आने वाले होते हैं उसको पहले ही भांप जाती है। वैसे ही जो हमारी माएँ होती है वो भी हमें आंचल से छिपाए रखती है, और दोनों माँ जो है उनका अपने बच्चों से के साथ लगाव होता है, इसीलिए दोनों की तुलना लेखक विश्वनाथ ने की है। इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से देखिए कि कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, जो उसकी विशेषता है वो बताइए। देखिए, कोइया जो होता है ना तालाबों गड्ढों के जो है सो कि जल में उगने वाला एक प्रकार का फूल होता है, पुष्प होता है। इसे कुमुदी तथा कोका बेली भी कहते हैं। ठीक है, कोइया की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कोइया पानी से भरे गड्ढे में भी उड़ नहीं उग जाता है। यहाँ पर उड़ लिखा है, मैं आपको ये लिख करके बताता हूँ। ठीक है, ये गलत है, उग जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है उग। ठीक है, और यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। इसकी जो खुशबू है वो मनमोहक होती है। ठीक है, इसकी जो खुशबू होती है वो मनमोहक होती है। शरद ऋतु की चांदनी जो है वो तालाबों में उस चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है। ठीक है, दोनों एक समान दिखाई देती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अब हम लोग आ गए हैं इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न पे। ग में 9वें का ग है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है। इसको तो आप इजीली लिख सकते हैं। इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका जो है वो बतानी है आपको। तो उत्तर देखिए, वातावरण के गर्म होने का कारण है आज औद्योगिकीकरण विकास के चलते हम जो उद्योग धंधे कल कारखाने लगा रहे हैं ना, उसके कारण जो है वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकल रही हैं, और ये गैसें जो है ये वातावरण के तापमान को, वातावरण का जो टेम्परेचर है ना उसको कई डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है। आज आप दिल्ली में रहते हैं तो देखेंगे गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी कारण तो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। तो ये हानिकारक गैसें जो है ना सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से ही निकलती है। ठीक है ना, जिस कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो वातावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करती है, और ये जो है इन्हीं देशों से सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वातावरण के गर्म होने से क्या हानियां हैं। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी जो है गर्म होता जा रहा है, और धरती के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो भी क्या हो रहा है, पिघलता जा रहा है। मौसम का चक्र भी बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप चौथे में लिख सकते हैं इसे रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए हम लोग हमें प्रकृति के जो है साथ साथ चलना होगा, उसके साथ साथ विकास करना होगा। उद्योग धंधों में ऐसे विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, और बंजर धरती पर औद्योगिकीकरण करना होगा। जंगलों को बेवजह नहीं काटना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पेपर पूरा हो जाता है।
तो आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना ही बोलूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।